इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैलरीड पर्सन की आईटीआर फाइलिंग के रिगार्डिंग कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, उनको मैं डिटेल में समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, आपको आईटीआर फाइल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आईटीआर फाइलिंग करने का प्रोसेस क्या होता है, आईटीआर जब एक बार फाइल हो जाती है उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने लेवल पे प्रोसेस करता है, एंड आपका लास्ट पॉइंट होगा इनकम टैक्स रिफंड टाइम लिमिट। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में मैंने वीडियो में आगे डिटेल में बताया है। देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टैक्सेबल इनकम कैसे निकलती है। टैक्सेबल इनकम मीन्स वो इनकम जिस पे हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है आपकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम होती है, फॉर एग्जांपल सैलरी, इंटरेस्ट इनकम, कैपिटल गेन, रेंटल इनकम, जो भी आपकी इनकम होती है उसका टोटल, उसमें से जो भी एग्जम्पशन होता है वो हम माइनस कर लेते हैं, तो इसका टोटल ग्रॉस टोटल इनकम होता है। उसके बाद डिडक्शन इसमें से लेस कर लेते हैं ग्रॉस टोटल इनकम से, देन उसके बाद जो वैल्यू आती है उसको टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। ठीक है, और इसी वैल्यू पे टैक्सेबल इनकम जो होती है इसी पे आपकी टैक्स की कैलकुलेशन होती है, राइट। और ये जो डिडक्शन होती है, डिडक्शन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सेक्शन 80C, 80D और दूसरे सेक्शन, तो वो मैंने आगे वीडियो में डिटेल में कवर किया है। तो इट मीन्स ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन, जो भी वैल्यू आएगी वो टैक्सेबल इनकम कहलाएगी और उस पर ही आपका टैक्स कैलकुलेशन होगी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि आईटीआर फाइलिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन चाहिए होते हैं, राइट। देखिए, इस पार्ट को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट हो गया आपका टैक्स पेयर डॉक्यूमेंट, सेकेंड हो गया इनकम डॉक्यूमेंट्स, थर्ड हो गया डिडक्शन डिटेल्स। ठीक है, अगर मैं टैक्स पेयर डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, इसमें आपको पैन कार्ड की कॉपी देनी होती है, आधार कार्ड की दोनों साइड से कॉपी देनी होती है। मेक श्योर आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो, बिकॉज जब हम आईटीआर फाइल कर देते हैं उसके पास उसका वेरिफिकेशन भी होता है, और वो वेरिफिकेशन आपका आधार ओटीपी के थ्रू इजीली हो जाता है। ठीक है, इनकेस आपका आधार मोबाइल से लिंक नहीं है तो इसमें मैक्सिमम 1 वीक का टाइम लगता है अपडेट होने में, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक करा लें। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं उन सभी का अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ सभी बैंक्स का जो भी आप मेंटेन करने हैं, चाहे वो 1 है, 2 है, 4 है, जो भी है, सभी का अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड देना होता है, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कुछ बैंक अकाउंट आपने खोले तो हैं बट उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जैसे ऐसे ही छोड़ दिया है, तो अगर वो अकाउंट क्लोज हो चुके हैं तो आपको नहीं देना है। इनकेस क्लोज नहीं हुए हैं और उनकी डिटेल आपके पास है तो आप उन अकाउंट्स का भी अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड हमें दे देंगे। पॉइंट है, आप एक हमें मोबाइल नंबर देते हैं। फिफ्थ पॉइंट, आप एक ईमेल आईडी भी हमें देंगे। देखिए, जो भी आप ईमेल आईडी हमें देते हैं, इस ईमेल आईडी पे इन फ्यूचर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मेल रिसीव होते हैं। सो मैं यही एडवाइस करूंगा, जो भी आप ईमेल आईडी यूज करते हैं, एक ही ईमेल आईडी आप इनकम टैक्स में हमेशा यूज करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक आईटीआर में दूसरी ईमेल आईडी दी है, देन नेक्स्ट आईटीआर में दूसरी दे दी। एक ही आईडी, ईमेल आईडी सभी आईटीआर में यूज कीजिए, सो दैट जब भी आईटीआर से रिलेटेड कोई मेल आपको डिपार्टमेंट से आए तो एक ही मेल आईडी पे आए और वो मिस नहीं हो। ठीक है, एंड 6 पॉइंट है आपका इनकम टैक्स पासवर्ड। देखिए, जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, ये ऑनलाइन होती है, तो ऑनलाइन बेसिकली इनकम टैक्स पोर्टल पे आपका लॉगिन क्रिएट करना होता है। लॉगिन जो क्रिएट होता है ये 1 टाइम ही होता है, उसके बाद जस्ट इनकम टैक्स पासवर्ड के थ्रू आप उसमें लॉगिन कर सकते हो। इनकेस आपके पास वो पासवर्ड है तो वो आप पासवर्ड भी हमें देंगे, राइट। आई नो कि पासवर्ड ये कॉन्फिडेंशियल रहता है, तो एज सच प्राइवेसी का कोई इश्यू नहीं है। प्रोफेशनली हम भी बाउंड हैं प्राइवेसी के लिए, राइट। और एक बार अगर आप चाहते हैं तो एक आईटीआर फाइल होने के बाद आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, एज सच हमारे पार्ट पे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, एंड आपका नेक्स्ट पॉइंट है इनकम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। देखिए, इनकम डॉक्यूमेंट में बेसिकली मैंने इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कि ये सारा कुछ सैलरीड पर्सन के केस में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सैलरी इनकम की डिटेल। देखिए, इसमें सैलरी की जो डिटेल होती है बेसिकली उसके रिगार्डिंग इसमें हमें आपसे फॉर्म 16 चाहिए होता है। फॉर्म 16 में बेसिकली सैलरी इनकम की समरी दी होती है और उससे रिलेटेड टैक्स की कैलकुलेशन, डिडक्शन सारा कुछ डिटेल में दिया होता है, राइट। आप अपनी कंपनी से फॉर्म 16 मांग सकते हैं। वैसे नॉर्मली कंपनी जब भी टाइम होता है फॉर्म 16 देने का, नॉर्मली खुद ही वो मेल के थ्रू या हार्ड कॉपी जैसा भी है आपकी कंपनी की पॉलिसी आपको दे देती है। इनकेस अभी आपको नहीं मिला है तो आप कंपनी से मांग भी सकते हैं कि हमें आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 16 चाहिए। ठीक है, और ये बेसिकली लॉ के अकॉर्डिंग हर कंपनी को मैंडेटरी भी है अपने एम्प्लॉय को फॉर्म 16 देना। देखिए, फॉर्म 16 सैलरी इनकम के भी अलावा अगर आपकी और कोई इनकम भी है, फॉर एग्जांपल आपकी इंटरेस्ट इनकम हो गई, अगर आपने कोई सेल ऑफ प्रॉपर्टी या शेयर्स किया है उससे इनकम हो गया,
तो वो भी आप हमें डिटेल देंगे, राइट। तो अगर मैं सेल ऑफ प्रॉपर्टी या शेयर की बात करूँ, इसमें हमें बेसिकली चाहिए होता है डेट ऑफ सेल, वैल्यू, डेट ऑफ परचेज, वैल्यू, और उसी के बेस पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितना आपका प्रॉफिट था जो हमें आईटीआर में शो करना है, राइट। तो जो भी आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम है वो भी आप हमें डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट पॉइंट की मैं बात करूं, डिडक्शन डिटेल्स, तो इसमें देखिए मैंने सिर्फ वही डिडक्शन कवर किया है जो कि मैक्सिमम लोगों के केस में आती हैं। वैसे डिडक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये हंड्रेड्स ऑफ डिडक्शन होती हैं, बट ये जो मोस्ट कॉमन डिडक्शन है वही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। एंड दूसरी डिडक्शन वो केस टू केस डिपेंड करता है कि आपको मिलनी है या नहीं मिलनी है। देखिए सेक्शन 80C में आपको मैक्सिमम 1,50,000 की डिडक्शन मिलती है, राइट। सेक्शन 80C में अगर मैं बात करूँ कौन कौन सी आपके इन्वेस्टमेंट कवर्ड होते हैं, आपका एक तो प्रोविडेंट फंड कवर्ड होता है, आपकी एफडी कवर्ड होती है 5 साल से ऊपर की, आपने अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है वो इसमें कवर होता है, अगर आपने कोई गारंटेड प्लान लिया हुआ है तो वो भी इसमें कवर होता है, टर्म प्लान आपने लिया है वो सब भी इसमें कवर होते हैं, राइट। एंड आपका म्यूचुअल फंड ELSS होता है, उसका में अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो भी कवर होता है। NSC या NPS में अगर कोई इन्वेस्टमेंट है वो भी आपका कवर होता है, राइट। बट ये इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग दी रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर ही आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, राइट। एंड नेक्स्ट सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 80D है, इसमें बेसिकली हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंस अलाउड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है वो आपको अलाउड होगा, ठीक है। हेल्थ चेकअप से रिलेटेड एक्सपेंसेस एक लिमिट तक अलाउड होते हैं अगर आपने पेरेंट्स की हेल्थ पे कोई मेडिकल एक्सपेंसेस किए हैं, राइट। बट कंडीशन ये है पेरेंट्स का आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, तो वो मेडिकल एक्सपेंसेस एक लिमिट तक आपको अलाउड होते हैं। इसमें लास्ट पॉइंट है आपका होम लोन, ठीक है। देखिए होम लोन जो रीपेमेंट होता है बेसिकली उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो आपका इंटरेस्ट होता है एंड दूसरा प्रिंसिपल रीपेमेंट होता है। तो होम लोन के केस में आपको बेसिकली इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना होता है, होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, ये आप अपने बैंक से ले सकते हैं। एंड ऐसा भी होता है अगर आपके पास नेट बैंकिंग की डिटेल है तो ये ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं होम लोन सर्टिफिकेट। और बाकी इन केस नेट बैंकिंग थ्रू ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो बैंक तो ऑब्वियस आपको दे ही देगा, ठीक है। होम लोन के केस में बेसिकली इंटरेस्ट कंपोनेंट का 2 लाख मैक्सिमम अलाउड होता है, राइट। एंड इसके अलावा जो आपका प्रिंसिपल रिपेमेंट होता है वो 80C में भी कंसिडर्ड होता है, तो उसका मैक्सिमम 1,50,000 अलाउड होता है। तो ये बेसिकली डिटेल हमें चाहिए होते हैं। अगर मैं इसको समराइज करूँ, मुझे टैक्स पेयर की डिटेल चाहिए, मुझे उनके इनकम की डिटेल चाहिए एंड उनके डिडक्शन की डिटेल चाहिए, राइट। बेसिकली आपकी ITR फाइल करने के लिए हमारा क्या प्रोसेस रहता है वो मैंने यहाँ डिटेल में डिस्कशन किया है, राइट। इसको टोटल मैंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले मैं आपको समरी बता देता हूँ। देखिए इसमें सबसे पहले हमारा कॉल पे डिस्कशन होता है, राइट। तो उसमें हम बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी समझ लेते हैं कि किस टाइप की ITR फाइल होनी है, क्या सोर्स ऑफ इनकम है, और उसके बेस पे हम आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ये सब भेजते हैं। एक बार आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं, राइट, उसके बेस पे फिर हम आपकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स बनाते हैं, राइट। एंड फिर उस कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स को हम क्लाइंट को भेजते हैं कंफर्मेशन के लिए। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपसे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन होती है ITR से रिलेटेड, हम अपने लेवल पे एक कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स बनाते हैं जो कि आपसे कंफर्म कराते हैं, उसके बाद ही ITR फाइल कराते हैं। अगर मैं उस कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स की बात करूं तो आगे मैं उसका फॉर्मेट आपसे शेयर करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि किस टाइप की डिटेल रहती है, क्या रहता है। इसमें 2 ही केस हो सकते हैं। पहला ये होगा कि जो भी हमने भेजा है वो आपने कंफर्म कर लिया है, राइट। सेकंड, इन केस आपको लगता है कोई करेक्शन होना है तो आप हमें बताएंगे, हम वो करेक्शन करने के बाद आपको दोबारा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम भेजेंगे, और जब वो फाइनल हो जाएगी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आपके पार्ट पर, उसी के बाद हम आपकी ITR फाइल करते हैं, राइट। और एक बार ITR आपकी फाइल हो जाती है तो उसके बाद ITR का वेरिफिकेशन होता है, जिसके लिए हमारे पास 120 डेज का टाइम होता है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ ITR, राइट। बट हम इतना वेट नहीं करते, सेम डे जब आपकी ITR फाइल होती है तभी आपकी ITR का ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर देते हैं। अगर सेम डे नहीं हो पाता तो एज सून एज पॉसिबल, कभी कभी टेक्निकल एरर की वजह से 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। देखिए ITR वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो 2 मोस्ट कॉमन मेथड हैं वेरिफिकेशन के, वो मैंने यहाँ डिस्कशन किए हैं। पहला है आधार OTP के थ्रू वेरिफिकेशन, राइट। देखिए इसमें क्या होता है, अगर आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक होता है तो आपके आधार नंबर पर जो भी लिंक है उस पर एक OTP आता है, वो OTP आप हमारी टीम को बताएंगे तो उसके बेस पे आपका ITR वेरिफिकेशन हो जाएगा, राइट। इन केस आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो मैं एडवाइस करूंगा आप लिंक करा लीजिए। 1 वीक इसमें लगता है लिंक होने में, तो बेटर है आप इसको लिंक करा लीजिए।
इन केस आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि आप ITR एक्नॉलेजमेंट की भी कॉपी प्रिंट करके उसको साइन करके फिजिकल कॉपी आपको बेंगलोर भेजनी होती है। देखिए, जब आप बेंगलोर भेजेंगे तो कोरियर के थ्रू भेजेंगे, तो इसमें बेसिकली सेकंड स्टेप को मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ बेंगलोर भेजने वाले को, बट मेरा फोकस रहता है कि आधार के थ्रू ही हो जाए। उसका रीज़न ये है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट ITR को बेंगलोर भेजना ही भूल गए, तो उस वजह से आपकी ITR वेरीफाई नहीं हो पाएगी, और ITR वेरीफाई नहीं होती है तो यही ट्रीट किया जाता है कि आपकी ITR फाइल नहीं हुई, राइट। एंड कभी क्लाइंट भेजते हैं तो कोरियर टाइम ले लेता है, या आपका ये बेंगलोर पहुंच ही नहीं पाती है तो आपको दोबारा भी भेजना होता है, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो ये स्टेप्स बेसिकली ITR फाइलिंग के रहते हैं हमारे। देखिए, मैं स्पेशल फोकस करना चाहूँगा कि ITR फाइलिंग के 2 स्टेप हैं। एक तो आपकी ITR फाइल करना, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ITR। सेकंड होता है वेरिफिकेशन ऑफ ITR। जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा ITR आपकी फाइल नहीं मानी जाएगी। सो मेक श्योर आपकी ITR फाइल भी हो गई है एंड उसका वेरिफिकेशन भी हो गया है, ठीक है। वैसे ये हम अपनी तरफ से करते ही हैं, बट एज ए क्लाइंट मैं आपको भी एडवाइस करूँगा, आप भी इसको अपने लेवल पर पर्सनली देखें, राइट। देखिए, हम जो आपको बेसिकली कंप्यूटेशन भेजते हैं कंफर्मेशन के लिए, उसमें 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। एक तो हो गया ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, राइट। इसके बाद होता है टैक्स की कैलकुलेशन वाला पार्ट, इनकम एंड टैक्स कैलकुलेशन। बेसिकली हम जो आपसे कंफर्म कराते हैं उसका मेन पर्पस होता है ये आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है ये आपकी सही जाए। बाकी का वी अंडरस्टैंड कि जो टैक्सेशन वाला पार्ट है वो हम अच्छा समझ सकते हैं, तो जो भी बेस्ट होता है हम अपने लेवल पे करते हैं, बट फिर भी आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटेशन होती है उसमें आपका नाम होता है, फादर नेम होगा, आपका स्टेटस होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, फाइनेंशियल ईयर हो गया, असेसमेंट ईयर हो गया, आपका पैन नंबर लिखा होगा, आधार नंबर लिखा होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है। एंड इसमें जो भी आप बैंक डिटेल हमें देते हैं उसका नाम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर एंड अकाउंट टाइप, ठीक है। एंड इसके बाद ये टैक्सेशन वाला पार्ट होता है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, इनकम फ्रॉम सैलरी, कितनी सैलरी थी, HRA क्या था, स्टैंडर्ड डिडक्शन, नेट वैल्यू, अगर आपका कोई होम लोन था तो उस पर इंटरेस्ट की डिडक्शन, उसके बाद अगर कोई आपका ETC की डिडक्शन है तो वो माइनस करने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम आती है। एंड टैक्सेबल इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन होती है, एंड उसके बाद जो भी आपका TDS ऑलरेडी डिडक्टेड होता है वो आपके टैक्स से माइनस हो जाता है। इन केस आपका टैक्स ज़्यादा कटा हुआ था और टैक्स पेमेंट कम बन रहा था, आपका TDS ज़्यादा कटा हुआ था, तो उस केस में आपको डिफरेंस अमाउंट रिफंड आ जाता है। इन केस आपका टैक्स पेबल ज़्यादा बनना था बट TDS कम डिडक्ट हुआ है तो बैलेंस की आपको टैक्स की पेमेंट करनी होती है, राइट। तो वो हम कंप्यूटेशन में आपको बताते हैं कि कितना पेबल है या रिफंड आएगा आपको या कुछ भी नहीं है। देखिए, कभी कभी टैक्स पेबल आ जाता है, उसका रीज़न ये रहता है कि जो आपके एम्प्लॉयर होते हैं, ठीक है, वो तो बेसिकली जो TDS काटते हैं वो सिर्फ सैलरी पे काटते हैं, ठीक है। बट आपकी दूसरी सोर्स ऑफ इनकम भी हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट इनकम हो गया, इंटरेस्ट इनकम भी हम अगर ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी वजह से आपका टैक्स पेबल आ जाता है। बट एक केस ये भी होता है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट जो हम इनकम ऐड करते हैं बट उसमें ऑलरेडी TDS डिडक्ट होता है, TDS डिडक्ट होता है बट स्टिल टैक्स पेबल बनता है। रीज़न क्या रहता है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 10 लाख क्रॉस कर रही है, राइट, तो उस केस में क्या आपका जो रेट ऑफ इनकम टैक्स होता है वो 30% लगता है, स्लैब रेट। बट जो इंटरेस्ट पे TDS कटा होता है वो 10% ही कटा होता है। सो जो 20% का डिफरेंस होता है उसकी वजह से आपका टैक्स पेबल आ जाता है। तो और इसमें ये लास्ट में डिटेल होती है, बेसिकली ये जो जिस कंपनी ने आपका TDS काटा है उसकी डिटेल होती है। फॉर एग्जांपल उनका 10 नंबर हो गया, कंपनी का नाम, कितनी वैल्यू थी, किस फाइनेंशियल ईयर में कितना TDS काटा, ये सब डिटेल लिखी होती है। तो ये जस्ट आप गो थ्रू कर लेना एंड इसकी कंफर्मेशन के बाद आपकी ITR फाइल होती है। इन केस आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता तो आप हमें कॉल करके समझ सकते हैं, राइट। देखिए, एक बार ITR वेरीफाई हो जाती है आपके लेवल पर तो नेक्स्ट जो स्टेप रहता है वो रहता है कि डिपार्टमेंट अपने लेवल पे उसको क्रॉस चेक करता है कि ऐसा तो नहीं है कि आपने ITR में कम इनकम डिक्लेयर की है, कम टैक्स की पेमेंट की है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, डिपार्टमेंट भी अपने लेवल पे आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है डिफरेंट सोर्सेज से। फॉर एग्जांपल अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो कंपनी जो होती है उनकी सैलरीड पर्सन की जहाँ वो काम कर रहे हैं तो वो कंपनी बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को TDS की रिटर्न फाइल करती है। उससे डिपार्टमेंट को पता लग जाता है कि आपकी सैलरी कितनी थी और कितना TDS कटा है।
सेम वे में बैंक से जो इंटरेस्ट पे टीडीएस आपका कटता है, बैंक भी टीडीएस की रिटर्न फाइल करता है और डिपार्टमेंट को बताता है कि इतना इंटरेस्ट मैंने दिया और इतना टीडीएस काटा। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, सेल करते हैं, वो भी डेटा डिपार्टमेंट के पास जाता है। अगर आप कोई शेयर परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो भी डिपार्टमेंट के पास डेटा होता है। तो इस टाइप से बहुत सारे डिपार्टमेंट के पास सोर्सेज हैं जिनके थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ जाती है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट क्या करता है, जब आपकी आईटीआर फाइल हो जाती है तो वो अपने लेवल, उनके पास जो भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होती है उससे जस्ट क्रॉस चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी थी 15 लाख बट आपने आईटीआर में दिखाया 10 लाख, तो तभी एरर जनरेट कर देगा कि हाँ जी आपकी सैलरी आईटीआर में 15 लाख होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हम अपने लेवल पे भी चेक करते हैं कि ऐसा नहीं हो जो भी ऑनलाइन डेटा आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है डिपार्टमेंट के साइड पे, आपने जो दिया है वो आपस में मिसमैच नहीं हो। इनकेस मिसमैच होता है तो हम आईटीआर फाइल करने से पहले आपको बताते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि कोई गैप नहीं आता है, हम अपने लेवल पे इसको चेक करेंगे। तो जो भी मैक्सिमम सोर्सेज हैं आपके इनकम के वो सब आप हमें डिक्लेयर करें, अदरवाइज क्या बाद में नोटिस आता है तब आईटीआर रिवाइज करनी होती है, उस केस में आप पर पेनल्टी भी लग सकती है। ठीक है, आईटीआर प्रोसेसिंग को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूँ। पहला हो गया सारा कुछ ठीक है आईटीआर में, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको प्रोसेस कर देगा, राइट, प्रोसेस इन द सेंस कि डन कर देगा कि हाँ जी ये आईटीआर फाइल हो गया और सारा कुछ ठीक है, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है फर्दर। सेकंड होता है जिसमें आपका आईटीआर में करेक्शन की जरूरत होती है। देखिए ये उस टाइम पे ही करेक्शन करना होता है जब जो डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन और आपने आईटीआर में फाइल किया उसमें कहीं भी गैप आता है तो डिपार्टमेंट आपको मेल कर देता है कि हाँ जी आपकी ने जो आईटीआर फाइल किया उसमें ये इश्यू है और इसका करेक्शन, ये पॉसिबल करेक्शन ये हो सकता है, राइट। तो इस टाइप से कोई भी मेल आता है तो आप एक बार हमें फॉरवर्ड करेंगे वो मेल, हम अपने लेवल पे चेक करेंगे क्या डिपार्टमेंट की क्वेरी है और इसमें क्या हो सकता है। आपसे डिस्कशन करने के बाद अगेन जो भी इसमें कोर्स ऑफ एक्शन है, जैसे नॉर्मली तो रिवाइज रिटर्न फाइल करनी होती है तो वो हम करते हैं आपसे डिस्कस करने के बाद, राइट। देखिए डिपार्टमेंट कुछ भी कम्युनिकेशन आपसे करता है तो ये मान के चलिए 99.99% केसेस में ईमेल के थ्रू ही करते हैं, राइट। सो मेल पर अपने आप एक्टिव रहना। देखिए अगर मैं इंटीमेशन की बात करूं तो इंटीमेशन का ये जस्ट मैंने एक फॉर्मेट दिया है, इस टाइप से मेल आता है। तो इसमें 3-4 टाइप का मेल आता है। फॉर एग्जांपल ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें लिखा हुआ है देयर इज नो पेमेंट ड्यू, राइट। तो इस मीन्स है जो हमने आईटीआर फाइल की थी वो परफेक्टली एक्सेप्ट हो गई है, राइट। इसमें दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आईटीआर एक्सेप्ट कर लिया बट उसमें टैक्स पेबल है तो वो आप टैक्स की पेमेंट कर देते हैं। थर्ड आपका हो सकता है कि आईटीआर फाइल की बट उसमें कुछ डिफेक्टिव है जो हमें करेक्ट करके रिटर्न दोबारा रिवाइज करनी है। इसके बाद एक ये भी केस हो सकता है कि आईटीआर ठीक थी, उसमें जो रिफंड बन रहा है वो डिपार्टमेंट में प्रोसेस कर दिया है। और ये इंटीमेशन जो आती है इसमें एक आपके पास पीडीएफ फाइल भी होती है और उस पीडीएफ फाइल का पासवर्ड होता है आपका पैन, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है स्मॉल केस में, और आपकी डेट ऑफ बर्थ। सो उस पीडीएफ को एक बार आप ओपन करके चेक कर लेना। इन केस आपको समझ नहीं आता है तो आप हमें भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, हम आपको समझा देंगे। देखिए लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम टैक्स रिफंड। देखिए नॉर्मली क्या होता है जब आईटीआर फाइल हो जाती है तो उसके बाद क्लाइंट के फ़ोन आने स्टार्ट हो जाते हैं कि सर हमने आईटीआर तो फाइल कर दी बट अभी तक रिफंड नहीं आया है। ठीक है, कि हमारे कलीग्स का आ गया, हमारा क्यों नहीं आया है, कोई इशू तो नहीं है। देखिए इसमें जस्ट मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक बार आईटीआर फाइल करने के बाद हमारे पार्ट पर कुछ नहीं रहता है, राइट। उससे नेक्स्ट स्टेप रहता है जस्ट प्रोसेसिंग ऑफ आईटीआर बाय डिपार्टमेंट। देखिए आईटीआर फाइल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है डिपार्टमेंट के लेवल पे। डिपार्टमेंट क्या करता है उसको प्रोसेस करता है। और टाइम लिमिट की बात करूं लॉ के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है आईटीआर प्रोसेस करने के लिए वो है विद इन 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच योर आईटीआर इज फाइल्ड। फॉर एग्जाम्पल आपकी 31 जुलाई को आईटीआर फाइल होती है, 31 जुलाई 2021, तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हो गया 31 मार्च 2022। तो इसके 9 महीने तक मीन्स 31 दिसंबर 2022 तक आपकी आईटीआर प्रोसेस करने का राइट डिपार्टमेंट को है। ठीक है, तो इट मीन्स मैक्सिमम डिपार्टमेंट इस टाइम तक आपका आईटीआर प्रोसेस कर सकता है, इससे एक दिन भी लेट नहीं करेगा। बट प्रैक्टिकली अगर मैं देखूँ तो सैलरीड के केस में कभी कभी विद इन ए वीक एंड आपका 1 मंथ 2 मंथ और 3 मंथ, मतलब ऑन एन एवरेज विद इन 3 मंथ आपका आईटीआर प्रोसेस हो जाता है। इन केस विद इन 3 मंथ भी आपका नहीं हुआ आईटीआर प्रोसेस तो ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है, कभी कभी डिपार्टमेंट डिले भी कर देता है बट जब भी प्रोसेस होगा आपको मेल आएगा। ठीक है, जस्ट आपको मेल का वेट करना है, राइट। तो अगर मैं कंक्लूड करूं, देखिए आपकी आईटीआर फाइल करने के बाद आपको जस्ट वेट करना है आपकी आईटीआर प्रोसेस होने का, और वो 100% डिपार्टमेंट के पार्ट में ही होता है, उसमें कंसल्टेंट का कोई रोल नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है फॉर एग्जांपल आप 2 फ्रेंड है, राइट,
और दोनों ने एक साथ ITR फाइल कराई, दोनों की सेम सोर्स ऑफ इनकम है, तो मे बी पॉसिबल आप में से एक का ITR पहले प्रोसेस हो जाए, दूसरे का 10 दिन बाद हो या महीने बाद हो। तो एज सच कोई वैसे नहीं है कि अगर आपका लेट प्रोसेस हो रहा है तो कोई इश्यू वाली बात है, ठीक है। आप जस्ट वेट कीजिए अपनी ITR प्रोसेसिंग का, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर प्रोफेशनल अपडेट्स, एंड इन केस आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप ईमेल के थ्रू भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।